के इस शुभ अवसर पर इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजनों के चरणों में मैं हृदय से तहे दिल से नमन करता हूँ। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे सफलता तब मिलेगी जब आप सब मेरे साथ होंगे। जो जा रही हैं बेटियां हैं, उनकी भी आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरे साथ होंगी। मेरा जो दायित्व है इस अवसर पर मैं उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि चूंकि आप मुझ में विश्वास रखते हैं, उसे ध्यान से सुनेंगी, समझेंगी और आगे जीवन में अपनाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, न सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ बहुत सुखद होगी, वरन पूरा जीवन सुख, समृद्धि और सम्मान से भरा हुआ रहेगा। हर कोई आपको सम्मान देगा, सहयोग करेगा, बहुत ही मृदु वाणी में आपसे बात करेगा। अभी आप यहाँ स्कूल में थी, आप स्कूल में आई, नहीं आई, लेट आई, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HMM आपसे पूछती थी, आपके पेरेंट्स तक को रिंग करती थी, क्यों नहीं आ रही है। और अगर बीमारी का बहाना है तो घर पहुंच जाती थी कि भाई क्या बात है, होमवर्क नहीं करके आई, क्यों नहीं करके आई बेटा, प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं है। टीचर्स को चिंता रहती थी कि सिलेबस पूरा हो और उसका रिवीजन भी हो, ताकि ये अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में ला करके आगे बहुत ही टफ कंपटीशन है, उसमें हमारी बिटियाएं बहुत अच्छी तरह से अपने पसंद की स्ट्रीम में निकल जाएं और कुछ बन जाएं जीवन में। ये हम सबका ध्येय रहा है। उसके लिए निरंतर साल भर आपके पूरे स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ हो, हेल्पिंग स्टाफ हो, हमारे प्रिंसिपल हो, जो भी है, सब ने दिल से मेहनत की है और आपने भी उनकी बातों को अच्छी तरह हृदयंगम करके खूब मेहनत की है, अभी भी कर रही हैं। लेकिन बेटा जब कॉलेज में जाएंगी ना, वहां इतनी उन्मुक्त वातावरण आपको मिलेगा, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि क्यों देर से आई हो, इतने दिन नहीं आई हो। होमवर्क का तो सवाल ही नहीं है, प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं हुआ, उनको ये चिंता ही नहीं है कि सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ। वहां एक अलग ही माहौल है, अलग ही स्टाइल है। परिणाम ये होता है कि इतने सुरक्षित और पाबंदियों वाले माहौल से निकल करके जब एकदम हम उन्मुक्त वातावरण में जाते हैं तो हमारे लिए फिसलन बढ़ जाती है। कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि वहां हम ऐसी सहेलियों को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाएं जो सचमुच जीवन में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, जिन्हें अपने माता पिता की कुर्बानियों की कदर है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है, जिसकी वजह से उनके जीवन में दायित्व बोध है, एक लक्ष्य है। अमीर घराने की वो लड़कियां जिन्हें कॉलेज में सिर्फ एंजॉय ही करना है, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि कितने साल में पास होती हूं, नहीं होती हूं, कुछ नहीं, घर में करोड़ों अरबों पड़े। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा सच्चा धन हमारी वो डिग्री होगी जो हम अभी तक 15 साल जो आपने लगाए, इसका वास्तविक रिजल्ट तो आने वाले 5 वर्षों में मिलेगा आपको। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते वैसे वैसे बेटा फिसलन बढ़ती जाती है। आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अपने विवेक, मैंने आपको कसौटी दी थी, कोई भी काम करो अपने मन से पूछो कि यदि ये काम करते हुए मेरी मां मुझे देख ले तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा।
अगर आपका मन कहे करे, अगर मेरी माँ देख ले अभी, उसका सिर तो शर्म से झुक जाएगा, तो बेटा वो काम नहीं करने का है, वो गलत काम है। अंदर बैठा है ना, हमारा विवेक बताता है। और यदि आपका मन कहे नहीं मेरी माँ देखेगी, तो उसका सिर तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अवश्य कीजिए, वो सही काम है। ये कसौटी अपने पास रखिए, तो आप कहीं भी कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। हर एक कॉलेज में कितनी भी एंटी रैगिंग कमिटीज बनी हुई हो, लेकिन उसके मेन गेट पे सीनियर्स खड़े रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। जूनियर जैसे जाता है, वो समझता है वो तो आपस में बात कर रहे हैं, विश क्या करना, बस ये ट्रैप है, जाल है उनका, और आप फंसे। और फिर जो दुर्गति बनाते हैं आपको मालूम है। टीवी पे आता है ना कैंपस, कॉलेज कैंपस, क्या चाहिए उनको? उनको ये चाहिए कि हम आपके सीनियर हैं, आप जूनियर हो, हमें उचित सम्मान दो। रैगिंग के मूल में भाव ये है, वो हमें देखे या नहीं देखे, हम विश करें। क्या बिगड़ गया भाई विश करने में? परिणाम ये होगा, या तो वो आपको बुलाएंगे नहीं, अगर बुलाएंगे तो बहुत ही प्रेम से आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। यदि आप कुछ गाना या डांस या कुछ जानती हैं तो बोलेंगे करके बताओ। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने देखा है जो लड़के बड़े अमीरों के लड़के थे, उनके टोन में हमेशा ऐसी कड़वाहट होती है, ऐंठ होती है, बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे लड़ रहे हों, और वही आदत उनकी वहां रहती है। जब इस तरह अकड़ के वो बताता है अपना नाम और जो कुछ भी पूछते हैं, तो उसकी अकड़ निकालने के लिए भी उसको खूब ठोकते हैं। बाबा, वाणी में सौम्यता हो, शालीनता हो, मन में नम्रता हो, कोई भी आपको छू तक नहीं सकता बेटा, ये आपके ऊपर निर्भर है। उनको हम सम्मान देंगे, उनसे हम नम्रता से, शालीनता से जो भी पूछेंगे उसका जवाब देंगे। परिणाम ये होगा कि उन्हें ये तो पक्का हो गया कि हमें उनके लिए सम्मान है भाई, और क्या चाहिए फिर? काय की रैगिंग, काय की ठोका पीटी, कुछ भी नहीं। बोलते मेरा नाम ये है, मैं ये नेता हूं। कोई भी कुछ कहे आपको, बोला मैं फला नेता की लड़की हूं, उसके गुट की लड़की हूं, और आपको कोई टच नहीं करेगा। और आगे चल के वो आपको कॉलेज में हर प्रकार का संरक्षण देगी। लाइब्रेरी से किताबें लेने में बहुत पार्शलिटी होती है, लेबोरेटरी में भी बहुत गड़बड़ है। उन नेता की वजह से आपको बहुत अच्छी सुविधा हर जगह मिलेगी, क्योंकि आगे आपके ही तो वोटों से उनको फिर नेता बनना है। इसीलिए वहां जाकर के हम अपने लक्ष्य को भूल करके, वहां पर बहुत इतनी फिसलन है। आज आप तो अखबारों में पढ़ती हैं, आप सिम्बियोसिस जैसे इंस्टीट्यूट में 200 लड़के लड़कियां रात को एक फार्म हाउस में रेप पार्टी में पकड़े गए। अभी साल भर पहले की बात है। अहमदाबाद के पास IIM में पकड़े गए, इंदौर में ब्लू मून कैफे में पकड़े गए। हर जगह ये होता है आजकल। अरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सर्वे हमने आपको दिखाया था, वहां पर 53% स्टूडेंट्स लड़कियां ड्रग एडिक्टेड हैं या स्मोकिंग करती हैं। अब बताओ, ये ड्रग एडिक्शन आजकल कॉलेजों में इतना ज्यादा ड्रग्स, इसमें सबकी मिली भगत है। और एक बार कोई ड्रग का एडिक्ट हो गया, फिर उसको उसके सिवा चैन नहीं पड़ता है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो ड्रग एडिक्शन उसकी जान लेकर ही पीछा छोड़ता है। इसलिए ऐसी सहेलियां न बनाएं जिनको इस प्रकार की गलत आदतें हो, व्यसनों की,
क्योंकि जिससे मित्रता होती है उसके व्यसन हमें बुरे नहीं लगते, क्योंकि मित्रता अपनत्व है ना। शराबी के साथ मित्रता है तो शराब पीना बुरा नहीं लगता, अरे ठीक है सब पीते हैं, इसने भी पी लिया तो क्या हो गया। और धीरे धीरे एक दिन हम भी पीने लगते हैं, क्योंकि हम उसे बुरा नहीं समझते हैं। ये मनोविज्ञान है। इसीलिए ऐसी सहेलियों से दूर रहे जिनके अंदर इस प्रकार के दुर्गुण हैं, और किसी के भी साथ ज्यादा आत्मीयता, इंटीमेसी न रखें, अधिकार, हुज्जत नहीं रखें कि कल वो आप पर भी हुज्जत रख के आपसे कोई गलत काम करा सके। काम से काम रखो, अपन आए हैं थोड़े समय के लिए। कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल रहिए जो नदी नाव संजो। हाँ, कौन हमेशा कॉलेज में रहना है भाई। इसीलिए वहां पर सबके साथ राम राम दुआ सलाम होनी चाहिए। किसी के साथ भी हमारे अहम की टकराहट नहीं होगी तो हम शांति से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ लड़कियां ऐसी अकड़ू होती हैं कि जानबूझकर सबसे पंगा लेती ही रहती हैं और खुद दुखी रहती हैं। हम उनको नम्रता पूर्वक प्रणाम करके आगे निकल जाएं। हमें क्या जरूरत पड़ी है तो उसको अभी हम दिखाते हैं दिन के तारे। अरे दिन को तारे दिखाने वाले उससे बड़ी और कोई पड़ी होगी अंदर, एक से एक पड़ी है वहां पे। हमें अपना लक्ष्य है अगर सामने, हमें अपने माता पिता की कुर्बानियों की अगर कद्र है तो हम किसी को सीधा करने थोड़ी आए वहां। हम तो अपने को सीधा करने आए हैं कि हम जीवन में कुछ बनकर पोस्ट ग्रेजुएट होकर वेल प्लेस्ड हो जाएं विद इन द एज ऑफ 23 और 24, मैक्सिमम 25, क्योंकि 26-27 में हर एक लड़का शादी कर लेता है। उस समय आपको मौका मिलता है अपने पसंद का, अपने स्तर का जीवन साथी चुनने का। जब एक दूसरे को हम समझते हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस स्ट्रेंथेस समझ करके उस वीकनेसेस के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो शादी के बाद भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं और वो दाम्पत्य जीवन बहुत आनंदमय होता है। लेकिन यदि हम वहां जाकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, फेल होने लगते हैं और वहां से निकलते हैं, तब तक 28-29 उम्र हो जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट होकर भले कितने बढ़िया वेल प्लेस्ड हो जाएं, लेकिन समाज का नियम है कि लड़का बड़ा होना चाहिए। हालांकि किसी भी शास्त्र में, किसी भी मेडिकल साइंस की किताब में ये नहीं लिखा है कि लड़का बड़ा हो लड़की छोटी हो, लेकिन समाज ने नियम बना दिया है तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। अब हम 28-29 के हो गए तो लड़का भी 30-32 का मिलेगा। अब उस आयु में लड़के कैसे हो जाते हैं वो आपको मालूम है, और उस समय चुनने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते। लड़के बहुत छठे जो छटा हुआ माल है वो मिलता है। अब वो जो लड़के होते हैं कुछ न कुछ उनके अंदर कमियां हैं, या तो पढ़ने में डफर है कि समय से वो अच्छी तरह से पास करके वेल प्लेस्ड नहीं हुआ, या फिर उसके अंदर कुछ ज्यादा ही दुर्गुण है कि उसको किसी भी लड़की ने चुना ही नहीं। ऐसे लड़कों में से जो दी बेस्ट हमको लगता है, कई कंप्रोमाइजेस करके हमें उसे चुनना ही पड़ता है, और वो दाम्पत्य जीवन उतना सुखमय नहीं होता जितना कि वो जो हम 23, 24, 25 की उम्र में अपने पसंद का जीवन साथी चुन करके और शादी करते हैं। तो ये पूरा जीवन आगे आपका, जहां भी आप जाएंगे, कार्यस्थल पर, अपने ससुराल में, सोसाइटी में, ये जो आपके अंदर नम्रता, वाणी में सौम्यता और शालीनता है, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपको सम्मान देगा। करके तो देखिए, मेरे कई स्टूडेंट्स आज कई जगह पे इंजीनियर बन गए हैं। उनको टारगेट दिया जाता है, देखिए लड़का कहाँ का, लड़की कहाँ की, ये पूरब लेके संजोग हैं, कर्मों का लेन देन है। एंगेजमेंट होता है, शादी होती है,
कोई सेवा करता है, कोई सेवा लेता है। जिसका हिस्सा पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कुछ नहीं मालूम। मैंने आपको अभी यहाँ का एक उदाहरण आपके पेरेंट्स के साथ जब आप आई थी तो बताया था कि एक धनाढ्य व्यक्ति यहाँ का गुजर गया अभी 8-10 महीने पहले। हमारा कुछ उसके साथ रिश्ता भी है। अभी 1 महीना पहले मैं उनके घर गया, जो उनकी धर्मपत्नी सेठानी थी। इतने ब्रेसलेट, क्या बोलते उसमें हीरे मोती कंगन, बढ़िया हार, उसमें भी हीरे मोती, साड़ी बहुत बढ़िया धमकती रहती थी। अब जाकर देखूं तो बिल्कुल साधारण कपड़े और ऐसी सूख कर कांटा हो गई। अरे ये क्या माँ जी, क्या तकलीफ है, हमको बताया नहीं। वो बोली बेटा क्या बताऊं, इनके शरीर छोड़ने के बाद 2-3 महीने नहीं गुजरे कि मेरे बेटों ने मेरे साथ अभद्र भाषा में बात करना शुरू किया, गाली गलौज तक करने लगे। मैंने उनको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने तुमको कितने नाजों से पाला है, कितना प्यार दिया है, तुम्हारी हर बात मैंने मानी, हर मांग, और आज तुम मुझसे इस भाषा में बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? लेकिन उसको कोई डर नहीं था ना किसी का, नहीं समझे। उनको देख करके बहुए पोते पोतियां सब उसी भाषा का प्रयोग करने लगे। मैं नौकरानी से ज्यादा काम करती हूं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। फिर भी ये लोग मुझे दिन भर डांट फटकार लगाए रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया। दिन भर रोती रहती हूँ अंदर ही अंदर, इनके सामने रो भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती। घर की मर्यादा का सवाल है। मकान मेरे नाम है, लेकिन मैं कैसे करूं? मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, क्या करूं? खैर, मैंने उनको कहा माँ जी आप सत्संग में जाती थी पहले? बोले हाँ पहले जाती थी, अब ये नहीं जाने देते। ठीक है, आप जब तक गई इतना तो आपने समझ लिया होगा कि पाप कर्म का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। बोले हाँ इतना तो मैं समझती हूँ। मैंने कहा मुझे लगता है कि भगवान चाहता है कि ये आपका अंतिम जन्म हो, फिर आपको जन्म नहीं लेना पड़े। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और स्वामी धर्मदास साहब, हमारे सिंधी संतों के नाम भी मैंने गिनवाए जिनको पहचानती थी। मैंने कहा इन सबको जीवन के अंतिम पड़ाव में बहुत शारीरिक कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। मेरे गुरुदेव कहते थे चेले, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, और हंस जाएगा अकेला। मैंने कहा मेरे को लगता है भगवान चाहता है कि आप दूसरा जन्म नहीं लो, इसलिए आपके जितने पाप कर्म हैं उनको वो ये दुख दे करके काट रहा है। ये आपके बहू बेटे पोते पोतियां तो निमित्त मात्र हैं, ये हमारे कर्म है, इसलिए आप इनको दोषी मत समझो। कुछ भी कहते रहे, आप भगवान के अपने इष्ट देव के ध्यान में रहो और उसे प्रार्थना करो, भगवान मेरे पाप कर्म भले काटो, कितने भी दुख दो, लेकिन मुझे वो शक्ति दो, सहन शक्ति, कि मैं उसको सहन कर सकूं। भगवान आपको शक्ति देगा, प्रार्थना में ताकत है। तो मैंने कहा इस तरह से आप भगवान को प्रार्थना करेंगी, आपको शक्ति मिलेगी और आपके कर्म कट जाएंगे, तो बस फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और क्या चाहिए? जब इतने महापुरुष भी नहीं बच सके तो हम कहां लगते हैं? अरे बेटा तुम कहां थे? उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। बोले बेटा इतने दिन कहां थे? मैं तो मर ही गई हूं। माँ जी जब हुक्म हो ना। बोले अब मैं इनकी चिंता नहीं करूंगी और उसके ध्यान में रहूंगी, और कभी जरूरत पड़ी नहीं सहन करने के बाहर चला गया तो उसे प्रार्थना करूंगी। अब मुझे चिंता नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं घर आकर सोचा कि आखिर उसकी ऐसी अवस्था हुई क्यों?
यदि ये माँ अच्छी पढ़ी लिखी होती, पोस्ट ग्रेजुएट होती, अगर नौकरी करती होती तो आज उसको पेंशन मिलती होती। तो बहू बेटों को इस तरह प्रताड़ित करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। अगर नौकरी नहीं भी की होती लेकिन उसके पास एक अच्छी डिग्री है तो घर में कोचिंग करके या कोई नौकरी ढूंढ करके अपना भरण पोषण तो वो कर सकती थी, तो भी इसकी एक दुर्गति नहीं होती, उसके बहू बेटे उसको इस तरह प्रताड़ित नहीं करते। उसके बाद मेरे मन में और ज्यादा मेरे गुरुदेव के प्रति और श्रद्धा पैदा हुई कि उनकी कितनी दूरदृष्टि थी कि बिटियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि वो उच्च शिक्षित हो और संस्कारवान हो। उनके व्यवहार में, उसकी वाणी में जो नार्योचित गुण हैं, करुणा, ममता, वात्सल्य, मृदुता, सौम्यता, ये सब होने चाहिए। और वो बिटिया आगे जहां भी जाएगी अपने साथ काम करने वाले कार्यालय में, ससुराल में या सोसाइटी में, क्योंकि उसको ये आदत पड़ जाती है दूसरों को सम्मान देना, सबके श्रद्धा से, सौम्यता से बात करना, शालीनता से। हर जगह उसको जो हम बोएंगे वही तो मिलेगा ना, सम्मान मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा और हर कोई आपको प्यार करेगा। जो दूसरों की टोपी उतारता रहेगा उसकी टोपी कब तक सलामत रहेगी बेटा, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, इस सब के साथ साथ उस मां का जो भगवान के साथ एक प्रगाढ़ संबंध होता तो भी वो दुखी नहीं होती। मेरे आने तक 6-8 महीने वो इतना दुखी नहीं होती। इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोग यहाँ पर मंजीरे बजाना भी सीखो, आरती भी रोज करो, अभी से उसके साथ एक प्रगाढ़ संबंध बना लो, क्योंकि कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगा, न हमारी सहेलियां, न माता पिता, न और कोई। अरे हमारा जो अर्धांग जीवन साथी है, जब हिसाब जिसका पूरा हो जाता है चला जाता है। कभी नहीं आपने सुना कि दोनों साथ गए? एक वो है आद अंत जो राखनहार, जैसे प्रीत न करेगा, जो माता के गर्भ में आने से पहले भी हमारे साथ था। माँ के गर्भ में हमें क्या जरूरत है वो जानता है और पूरी करता है, माँ को मालूम नहीं। और संसार में आने के बाद विवेक के रूप में 24 घंटे हमारे साथ है, सर्वव्यापक है ना। द्रौपदी का चीर हरण उसने रोका, कैसे रोका? जब द्रौपदी का उससे पहले से संबंध था, अनन्य भक्ति उनकी, तो वो तो सर्वव्यापक है, तो बस उसने जहां पुकारा और वहां प्रकट हो गया उसको। इसी तरह हम भी इस जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। बागबान तो आप सबने देखी है, जिनके लिए हम करते हैं वही बेगाने हो जाते हैं। उस समय हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यदि अभी से हमारा दृढ़ संबंध उस परम सत्ता से जिस भी रूप में है, तो फिर हमें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, कोई हमें पूछे, सम्मान की जरूरत नहीं है। हम वो काम करेंगे जिससे हमारा सम्मान उसकी नजरों में बढ़े, और कोई भी जरूरत होगी तो हम उसको कहेंगे जो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है और दयालु भी है। ये एक नियम अपने जीवन में बना लें और सचमुच उस परम सत्ता को अपना परम मित्र बना लें, तो आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे आप कभी घबराएंगे नहीं और आपको रास्ता मिलता जाएगा, आपकी वो हर प्रकार से रक्षा करेगा। इन थोड़ी सी बातें हैं, कुछ व्यवहार की हैं, कुछ परमार्थ की हैं, लेकिन परमार्थ शुद्ध होता है जब व्यवहार शुद्ध हो। जब हम गलत संगति से बचकर अपनी पढ़ाई में मन लगाकर कुछ बन जाएंगे तो आगे चल के पूरा जीवन हम अपने बड़ों की आशीर्वाद भी ले पाएंगे, क्योंकि हम जो बनेंगे उसी स्तर का जीवन साथी मिलेगा।
इतनी बढ़िया आय होगी कि अपना मकान होगा, अपनी गाड़ी होगी, घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी, तो बड़ों की भी सेवा कर पाएंगे, खुद भी सुखी रहेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने से भी उच्च स्तर की शिक्षा दिलाएंगे। साथ ही साथ वो संस्कार जो आपको यहां से मिले हैं और आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिए हैं, वास्तव में हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे, जो भी अच्छे संस्कार मुझ में हैं वो बचपन में मेरी माँ ने जो रोपित किए वो हैं। उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जीवन भर नहीं जाती। तो आपके अंदर वो अच्छे संस्कार हैं तो आपके बच्चे तो क्या बनेंगे, कल्पना कीजिए। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तपश्चर्या, थोड़ी सी साधना बाकी। जहां 15 साल किए या 5 साल और नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप अपना भला बुरा समझ सकते हैं, इससे पहले नहीं समझ पा रहे थे। अभी आप वयस्क हो गए हैं, समाज में क्या घटित हो रहा है देख रहे हैं, अपना भला बुरा समझ सकते हैं, और बाकी जो नहीं समझ सकते हैं वो भी मैंने समझा दिया है आपको। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो जहां भी जाएंगे आप सम्मान पाएंगे, सहयोग पाएंगे, सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे, खुद भी सुखी रहेंगे। वो कहते हैं ना, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, रोशनी हो वहां तू जहां भी रहे।